नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। इससे पहले हमने सरकार के जो तीनों अंग थे इसके बारे में पढ़ा था कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं। इसके बाद जो व्यवस्थापिका है इसके कौन कौन से कार्य हैं और इसके बाद किस प्रकार से व्यवस्थापिका के पक्ष के अंदर यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष के अंदर तर्क, ये वाला प्रश्न हमने पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका का जो पतन है वो किस प्रकार से हो रहा है या उसका किस प्रकार से ह्रास हो रहा है। व्यवस्थापिका से संबंधित ये प्रश्न तो यही रहेगा। इससे और जैसे एक और प्रश्न बन जाएगा कि व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं उस कार्य के अंदर किस प्रकार से क्या हुई है, कमी हुई है, तो वो कमी का कारण क्या है। तो यहाँ से ये वाला प्रश्न बन जाएगा। तो लैंग्वेज बदलेगी, उत्तर सेम ही रहेगा। तो अगर हम आगे पढ़े, लॉर्ड ब्राइस के नाम से एक विद्वान थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, और इस मॉडर्न डेमोक्रेसी किताब के अंदर इन्होंने व्यवस्थापिका के पतन की चर्चा की थी। जो हम प्रश्न भी है हमारा, व्यवस्थापिका का पतन या उसका किस प्रकार से ह्रास हो रहा है, उसके कार्यों में किस प्रकार से कमी आ रही है। तो ये सारी जो चर्चा थी लॉर्ड ब्राइस ने अपनी किताब मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर की थी। तो यहाँ से एक प्रश्न छोटा ये भी बन जाएगा कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी नाम की जो बुक है वो किस विद्वान की है, लॉर्ड ब्राइस की है। तो अब हम आगे जानेंगे व्यवस्थापिका का जो पतन है या ह्रास है, उसके कार्यों में जो कमी है वो क्यों आ रही है, इसके पतन के क्या कारण हैं। इसमें पहला बिंदु कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि। देखिए, तीन अंग हमने पढ़े थे, व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो तीन हमने पढ़े थे और इन तीन अंगों के अंदर ये वाला जो अंग है इसके कार्यों में कमी आ रही है, इसका पतन हो रहा है और इसके पतन का कारण बताना है। अब कारण ये है कि ये जो दूसरा सदन है इसके काम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे कोई भी योजना संचालित करनी हो, जैसे कोई भी योजना है, तो अब इस योजना को संचालित करना किसका काम है, कार्यपालिका का काम है। अब कार्यपालिका जो शुरू से काम करती आ रही थी इसके साथ साथ इसने और भी काम करने शुरू कर दिए। जैसे योजनाओं का संचालन करना, कोई आर्थिक नियोजन से संबंधित, जैसा हमने 12वीं में पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाएं वो सब। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो योजना आयोग होते हैं उनका अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किससे संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित है। तो ऐसे में जो काम व्यवस्थापिका कर रही थी और कार्यपालिका जो कार्य पहले शुरू से करती आ रही थी, कार्यपालिका ने उससे हट करके कुछ और काम करने भी शुरू कर दिए। जैसे विभिन्न योजनाओं का संचालन करना, ये सारे काम कार्यपालिका ने जब किए तो उसके कामों में क्या हो गई, वृद्धि होगी, और जो व्यवस्थापिका थी उसका काम क्या हो गया, कम हो गया। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो कार्यपालिका होती है जहाँ पर कैसी व्यवस्था हो, संसदनात्मक व्यवस्था हो, ठीक है, जहाँ पर संसद हो, व्यवस्थापिका हो, वहाँ पर कार्यपालिका जो है वो ऑटोमेटिक ही ये संभव है कि ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न पॉइंट बन जाएगा कि कार्यपालिका के कार्यों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कैसे वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो परंपरागत काम करती थी पहले पुराने टाइम में कार्यपालिका जो काम करती आ रही थी उसके साथ साथ उसने अलग से कुछ और काम करने भी स्टार्ट कर दिए हैं। उदाहरण के लिए जो आर्थिक नियोजन से संबंधित जो काम है, योजनाओं को संचालित करने का काम है, वो भी कौन कर रहा है, कार्यपालिका। दूसरा बिंदु इसके अंदर है जन संचार के जो साधन हैं उनका क्या हुआ है, विकास हुआ है। जन संचार के साधनों से मतलब है जैसे कि टीवी हो गए, रेडियो हो गए, अखबार हो गया और आजकल के मल्टीमीडिया। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया जैसे साधन हैं और इसके साथ साथ रेडियो, टीवी, ये जो जनसंचार के साधन हो गए, इनसे क्या हो गया कि जो कार्यपालिका से संबंधित जो नेता थे उनका सीधा संबंध किससे हो गया, जनता से। अब व्यवस्थापिका का डर ही नहीं रहा उनको, तो वो इन जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करके जो है जनता से सीधा संपर्क करने लग गए। अब
प्रभाव ये है कि जनता में उनकी छवि बन गई एक। जैसे आज के समय में अगर अपने देखें कि जो नेता हैं, खास करके व्यवस्थापिका के, संसद के जो नेता हैं, उनको कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग उनको जानते हैं। लेकिन कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, इनको हर कोई जानता है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि हमारे एरिया की जो सांसद है वो कौन है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ऐसे में ये किससे संभव हुआ? जनसंचार के माध्यमों से। क्योंकि जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये जो पद है, इन्होंने इन जनसंचार साधनों का प्रयोग करके जनता के साथ अपनी पहुंच बना ली और जनता में अपनी एक पहचान बना ली। इससे क्या हो गया कि धीरे धीरे करके जो व्यवस्थापिका थी उसका क्या हो गया, अभी पतन हो गया, और कार्यपालिका जो थी उसने जनसंचार के साधनों का प्रयोग करके अपना विकास उन्होंने कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण, इससे मतलब ये हुआ कि जो अपने तीनों प्रकार की सेना है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो और एक वायु सेना हो, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है ना, वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और अब हमें ये भी पता है कि ये जो राष्ट्रपति है कहाँ बैठा है? कार्यपालिका के अंदर है ये। ठीक है। किससे संबंधित है? कार्यपालिका से संबंधित है। अब जल सेना का, थल सेना का, वायु सेना का, तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी कि कार्यपालिका के पास वो सारा काम है। तो ऐसे में जब कोई युद्ध की स्थिति आ जाएगी, युद्ध की स्थिति होगी, तो व्यवस्थापिका को कोई नहीं पूछेगा, सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कार्यपालिका की। सब जिम्मा किसका हो जाएगा? कार्यपालिका का। निर्णय कौन लेगा? कार्यपालिका ही लेगी। तो ऐसे में तीनों प्रकार की जो सेनाएं हैं उस पर किसका नियंत्रण है? कार्यपालिका का। युद्ध की स्थिति में निर्णय कौन लेगी? कार्यपालिका ही निर्णय लेगी, व्यवस्थापिका निर्णय नहीं लेती। इसका मतलब ये है कि ये व्यवस्थापिका, इसका पतन हो गया, इसका ह्रास हो गया, इसके कार्यों में क्या होगी? कमी होगी। क्योंकि सेनाओं का प्रमुख कौन बन करके बैठा है? सर्वोच्च जो सेनापति है वो कौन है? राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका के पास सैन्य पावर भी है, तो वो उस प्रकार से काम कर रही है। नेक्स्ट इसके बाद बड़े अनुशासित दलों का विकास। ये एक बहुत प्रभावशाली बिंदु है। कैसे? कि मान लीजिए कि कोई बड़ा दल है, बड़ी पार्टी है। अब व्यवस्थापिका यानी कि संसद के अंदर मेंबर होंगे। अब यही मेंबर एक लीडर को चुन करके उसको क्या बना देंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे। ये बना दिया इन्होंने प्रधानमंत्री। और फिर अब ये इन्होंने प्रधानमंत्री बना तो दिया, अब यही प्रधानमंत्री किस में जाकर के बैठा है? कार्यपालिका के अंदर। अब ये कार्यपालिका के अंदर है। अब यही प्रधानमंत्री क्या करेगा? इन पर पार्टी का दबाव बनाना शुरू कर देगा। किन पर? व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं इन पर पार्टी का दबाव बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसे में एक तरह से देखें तो कार्यपालिका पार्टी के हिसाब से क्या कर रही है? व्यवस्थापिका पर कंट्रोल कर रही है, दबाव बना रही है। तो जहां पर भी ऐसी व्यवस्था है, यानी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में वास्तव में जो प्रणाली है कैसी होगी? प्रधानमंत्री वाली प्रणाली होगी, या प्रधानमंत्री वाली। क्योंकि पावर जो है वास्तव में कौन यूज कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो वो एक पार्टी का लीडर होकर के, एक दल का नेता होकर के वो क्या करता है? इन संसद के सदस्यों पर अपना दबाव बनाता है। नेक्स्ट इसके बाद है व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता वाले व्यक्तियों का होना। व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता वाले व्यक्तियों का होना। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका है, यहां पर जितने भी सदस्य आएंगे इनको कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। अब जनता चुनेगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अब चुनाव में उनका या तो हो सकता है कि वो प्रतिनिधित्व तो नहीं लेना चाहते या चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ये देखने में आता है कि कई बार जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या कम अनुभवी लोग हैं या पेशेवर लोग हैं, जैसे नेता का बेटा ही नेता बन रहा है, कोई नया व्यक्ति आ ही नहीं रहा राजनीति के अंदर। तो ऐसी स्थिति में तो वही व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी राजनीति चलती आ रही है। तो ऐसे में वही व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं? व्यवस्थापिका के अंदर जा रहे हैं। कोई पढ़े लिखे लोग जो हैं, अनुभवी लोग हैं, वो इस व्यवस्थापिका के अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता जो है
वो ऐसे लोगों को चुनने के लिए भी बाध्य हो गई है, क्योंकि उनके सामने कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऐसे लोग हैं ही नहीं जो अच्छे हैं, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। और जो पेशेवर लोग हैं, जो राजनीति में पहले से हैं, चाहे वो कितनी भी गलतियां कर रहे हों, दोबारा चुनाव लड़ रहे हों, फिर भी जनता उनको चुन रही है। तो ऐसी स्थिति में जब वो जीत जाते हैं तो व्यवस्थापिका के सदस्य बन जाते हैं। और ऐसे में जो साधारण योग्यता वाले व्यक्ति हैं वो कहाँ पर पहुंच रहे हैं? व्यवस्थापिका के अंदर। तो इस तरीके से जो व्यवस्थापिका है उसका क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का प्रभाव। किसका प्रभाव है? मंत्रिमंडल का प्रभाव है। ये थोड़ा मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल कैसे। अब जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने, सांसद चुने। अब ये सांसद गए कहाँ पर? व्यवस्थापिका के अंदर, यानी कि भारत की संसद के अंदर। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। तो यहाँ के जो सांसद थे, इन्होंने अपना नेता चुना था जिसका नाम था प्रधानमंत्री। इसका क्या नाम था भी? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री क्या करता है? इसी संसद के अंदर से, यानी कि व्यवस्थापिका के अंदर से, कुछ महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं, विशेष योग्यता वाले भी हो सकते हैं, या वो प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के सदस्यों को अपनी टीम के अंदर रखता है। तो प्रधानमंत्री ने व्यवस्थापिका के अंदर से कुछ नेताओं का चुनाव किया कि ये मेरे साथ मिलकर के काम करेंगे। और ये लिस्ट जो है वो बना करके किसको सौंप देता है? राष्ट्रपति को सौंप देता है। अब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देता है। जो जो लोग चुने गए थे यहाँ से, व्यवस्थापिका के अंदर से, प्रधानमंत्री ने चुने थे, और लिस्ट किसके पास गई थी? राष्ट्रपति के पास। अब ये लोग जो हैं वो इतने क्वालिटी वाले लोग हैं कि इनका जो ओहदा है वो यहाँ बैठे सदस्यों से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। क्योंकि जब तक वो यहाँ बैठे थे इनकी इतनी वैल्यू नहीं थी, पहुँच नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने उनको अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया, मंत्रिमंडल के अंदर शामिल कर लिया, अब यही मंत्रिमंडल के जो नेता हैं वो क्या करते हैं? व्यवस्थापिका पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपना नियंत्रण इस पर बनाते हैं। तो ऐसे में जो व्यवस्थापिका है उसका क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। अब यहाँ पर कोई भी जब विधेयक पारित होता है, बिल पारित होता है, तो उससे संबंधित विशेषज्ञ जो होते हैं, एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, उनकी राय ली जाती है पहले। ठीक है। और कई तरह की कमेटियां भी बिना बैठा दी जाती हैं। तो ऐसे में विशेषज्ञों से वो राय लेंगे, और जो अलग अलग प्रकार की जो समितियां होंगी वो भी बिठा देंगे। तो जैसे ही कोई बिल पास होगा, उससे संबंधित जो विशेषज्ञ होंगे उनसे सरकार, कार्यपालिका उनसे संपर्क करती है कि आप इससे बेहतर मतलब आप इस पे टिप्पणी दीजिए कि हम हो और बेहतर क्या कर सकते हैं। कमेटी बिठा देंगे, कमेटी इस पर विचार करेगी। तो जब ये समितियां बिठा दी हैं, विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, तो फिर व्यवस्थापिका के लोग क्यों बिठा रखे हैं आपने? यहाँ के लोग, व्यवस्थापिका के लोग क्यों बैठे हैं? आप इनसे राय लीजिए। मान लीजिए कि आप इनसे राय ले भी लेंगे, तो फिर इनकी राय मानेगा कौन? जब ये अपनी राय देंगे तो फिर कार्यपालिका वाले कहेंगे आपको बड़ा पता है, हमने तो क्या किया है, इसके संबंध में विशेषज्ञों की राय ले रखी है, एक्सपर्ट से पूछा है हमने, और हमने तो कमेटियां तक बिठा दी हैं, और आप इसका विरोध कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में व्यवस्थापिका की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। उसका क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। ठीक है। क्योंकि सब काम विशेषज्ञों के हाथ में आ गया। सब काम किसके हाथ में आ गया? परिषदों के हाथ में आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न बनता है कि जो व्यवस्थापिका है उसका किस प्रकार से पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है। लॉर्ड ब्राइस ने किताब लिखी थी जिसका नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसी, और इस किताब के अंदर उन्होंने व्यवस्थापिका के पतन से संबंधित चर्चा की थी। और इसके अंदर उन्होंने कौन कौन से बिंदु बताए जिससे ये पता चलता है कि व्यवस्थापिका के कार्यों के अंदर कमी हो रही है। ठीक है, उसका पतन हो रहा है। तो पहला था कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो बढ़ रहे हैं, जनसंचार के साधनों का विकास हो गया है, सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण हो गया है, बड़े जो अनुशासित दल हैं उनका विकास हो गया है, और इसके साथ साथ व्यवस्थापिका है उसके अंदर जो साधारण योग्यता वाले व्यक्ति हैं उनका चयन हो रहा है। इसके बाद व्यवस्थापिका पर किसका प्रभाव हो गया है? मंत्रिमंडल का। और जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो परिषदें हैं, समितियां हैं, उनका विकास हो गया। क्योंकि सरकार किनसे राय लेती है? विशेषज्ञों से और समितियों से, और फिर आगे कार्य करती है।
तो यहाँ पर व्यवस्थापिका की जो कार्य है उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे व्यवस्थापिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने पढ़े। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो एक टॉपिक इसके अंदर था विदेशी संबंधों की प्रधानता। तो अब जो विदेशी संबंधों में ज़्यादातर जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। अब जैसे जैसे कोई भी मान लो कोई देश है वो दूसरे देश के साथ संपर्क करेगा, जितना ज़्यादा वो दूसरे देश के साथ संपर्क करता जाएगा, जैसे भारत है वो अमेरिका के साथ जितना ज़्यादा संबंध बनाएगा, कार्यपालिका जो है उसका जिम्मा और ज़्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यही होता है विदेशी संबंधों में प्रधानता। तो एक देश दूसरे देश के साथ जैसे ही संपर्क करेगा, कार्यपालिका जो है उसकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में व्यवस्थापिका की भूमिका इसके अंदर बहुत कम होती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि विदेशी संबंधों की जो प्रधानता है उसके कारण भी व्यवस्थापिका के जो कार्य है उसके अंदर कमी हो गई। ठीक है, ये बिंदु हमारा रह गया था, ये हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका, अब जो व्यवस्थापिका से संबंधित थे प्रश्न थे वो तो हमने कर लिए थे। नेक्स्ट इसके बाद आता है कार्यपालिका। अब जो काम व्यवस्थापिका कर रही थी, अब जैसे कानून बनाना हो गया या कानून को पारित कर दिया उन्होंने, ठीक है, संविधान में संशोधन कर दिया, ये सारे काम व्यवस्थापिका कर रही थी। लेकिन उसके बाद उनको व्यवहार के रूप में सभी कामों को करना, प्रशासन को संभालना, ठीक है, ये किसका काम है, कार्यपालिका का काम है। यहाँ पर राष्ट्रपति से लेकर के एक पुलिस वाले तक जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे ये कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका, और अब पहला जो बिंदु रहेगा इसके अंदर वो है कार्यपालिका के प्रकार, कि जो कार्यपालिका होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी कार्यपालिका है। पहली जो कार्यपालिका है वो है नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका। अब इसके अंदर एक तो नाममात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। अब दो तरह की कार्यपालिका होगी, ये हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका के प्रकार। पहला है नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका। इसके अंदर एक तो कार्यपालिका नाममात्र की है और एक वास्तविक है। कैसे नाममात्र की? नाममात्र की जो कार्यपालिका होगी इसके अंदर क्या होगा कि प्रशासन की जितनी सारी शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति के पास यानी कि राष्ट्रपति के पास हैं। सारे के सारे काम किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अब नाममात्र की कार्यपालिका जिसमें सर्व शक्तियां यानी कि सभी शक्तियां एक व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति के पास हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या करता है, ये इन शक्तियों को अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता, यानी कि एक शब्द आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, विवेक। अब यहाँ पर वो अपने विवेक के हिसाब से इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। काम तो होंगे किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। काम तो इसके नाम से होंगे, सारी शक्तियां किसमें नीत होंगी? राष्ट्रपति में। परंतु ये इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो अपने विवेक के हिसाब से नहीं कर सकता। अब इनको जो भी काम करना है वो किससे पूछ करके करना पड़ेगा या किसका परामर्श लेना पड़ेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से। तो फिर बात हम करते हैं वास्तविक कार्यपालिका की, कि नाममात्र के अंदर शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास, और जो भी काम होंगे वो कौन संभालेगा? राष्ट्रपति, उसी के नाम से किए जाएंगे और वो उन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास पावर तो है, परंतु वो अपने विवेक के अनुसार उस पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। तो वास्तविक पावर को कौन यूज कर रहा है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ये वास्तविक रूप में उस पावर को यूज कर रही है। ठीक है, असल में उस पावर को कौन यूज कर रहा है? यही तो है वास्तविक कार्यपालिका। यहां पर नाममात्र की कार्यपालिका, पावर तो आपने इसको दे तो रखी है, परंतु नाममात्र की, सिर्फ नाममात्र की। एक प्रधान राष्ट्रपति के बारे में ये कहा जाता है कि वो तो एक रबड़ की मोहर है, उसको तो केवल साइन करना ही है। काम तो सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन काम कोई कर और रहा है, वास्तविक रूप में काम कोई और कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार काम नहीं कर सकता,
उसे अपने काम जो उसको अपने काम करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश से काम करना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से जब ये पूछेगा तो ये क्या कहलाएगी? वास्तविक कार्यपालिका। आसान शब्दों में कहें कि पावर तो दे रखी है राष्ट्रपति को, लेकिन असल में उस पावर को कौन यूज कर रहा है, यही होता है नामात्र और वास्तविक कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका, एकल मतलब एक, बहुल मतलब एक से ज्यादा। एकल कार्यपालिका का मतलब है कि जहां पर सारी शक्तियां किसके पास हों? एक ही व्यक्ति के पास हों। उत्तरदायित्व, निर्णय लेना, ये सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? एक ही व्यक्ति के पास होती है। अमेरिका जैसे देश इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे एकल कार्यपालिका, उत्तरदायित्व, काम की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति की, और बहुल कार्यपालिका यहाँ पर काम की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के पास नहीं होकर के अलग अलग सदस्यों के हाथ में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य अलग अलग व्यक्तियों के पास होते हैं, शक्तियां बंटी होती हैं। और सोवियत संघ और इसके साथ में स्विट्जरलैंड, इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, स्विट्जरलैंड और सोवियत संघ। ठीक है, तो आज के टाइम में इसको रूस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रूस का उदाहरण भी याद रख सकते हो। तो एक व्यक्ति के पास पावर तो एकल कार्यपालिका, और बहुल कार्यपालिका जहाँ पर एक व्यक्ति के पास पावर न होकर के अलग अलग व्यक्तियों के पास में जो अपने सदस्यों के पास में पावर जो होती है वो बटी होती है। नेक्स्ट, इसके बाद संसदीय और कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय जो कार्यपालिका है इसके अंदर, ये भारत के अंदर व्यवस्था है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले तो संसद के सदस्य चुने जाएंगे, जैसे लोकसभा के चुनाव या राज्यसभा से संबंधित जो सदस्य हैं वो चुन लिए जाएंगे। अब इसमें से जो सदस्य हैं संसद से, ये सदस्य आगे कहाँ चले जाते हैं? कार्यपालिका के अंदर। यहाँ से सदस्य किस में चुने गए? कार्यपालिका में चुने गए। तो सदस्य कहाँ गए? कार्यपालिका के अंदर आ गए। तो पहले संसद के सदस्य है, और संसद के सदस्यों में से कार्यपालिका के जो सदस्य थे वो चुने गए। इसका मतलब ये हुआ कि संसदीय जो कार्यपालिका होती है इसमें कार्यपालिका के जो सदस्य हैं ये कहाँ से आते हैं? संसद से। तो इसका संबंध हो गया दोनों का, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिली भगत है एक तरह से। आप ये कह सकते हैं कि संसद के सदस्य जो चुने गए थे इसी में से कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हो गए। तो संसदीय कार्यप्रणाली के अंदर जो कार्यपालिका के सदस्य हैं उनका चुनाव कहां से किया जाता है? व्यवस्थापिका यानी कि संसद के अंदर से ही किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है इसके अंदर जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई लेना देना नहीं है, कोई संपर्क नहीं। व्यवस्थापिका अलग, कार्यपालिका अलग। ठीक है, और इस अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रमुख होता है, जो उसकी मंत्रिपरिषद रहेगी ना उसकी सलाह से ये काम करेगा, उसकी सहायता से काम करेगा। लेकिन व्यवस्थापिका के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो साफ अंतर है कि संसदीय जो कार्यपालिका है इसके अंदर कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे ये चुने जाएंगे संसद के अंदर से ही, यानी कि संसद के सदस्य होंगे, फिर यहीं से ही कार्यपालिका के सदस्य चुन लिए जाएंगे। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है, एक दूसरे से ये संपर्क रखते हैं। परंतु जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अंदर जो व्यवस्थापिका होगी और जो कार्यपालिका होगी ये क्या होंगे? दोनों अलग अलग होंगे। इन दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई संपर्क नहीं रहेगा। ठीक है, प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। जो और ये व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं है। यहाँ पर जवाबदेह होता है, जवाब देना पड़ेगा इसको, यहाँ पर कोई जवाबदेह भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये हुई संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। नेक्स्ट इसके बाद है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत और कौन सी कार्यपालिका? निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उनका पद चलेगा। जैसे पिता था तो उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। इस प्रकार से
जो कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है ये वंशानुगत के आधार पर हो रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो निर्वाचित कार्यपालिका होती है इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो अध्यक्ष होगा उसका क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। यहाँ पर उसको ऐसे ही नहीं कि वो पीढ़ी, जैसे यहाँ पर चुन रहे थे ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ गया उसका बेटा फिर उसका बेटा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, या तो जनता निर्वाचित करेगी और या फिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निर्वाचित करेंगे। तो ऐसी कार्यपालिका क्या रहेगी, निर्वाचित कार्यपालिका। निर्वाचित कार्यपालिका के अंदर जो पद होता है ना वो वंशानुगत के अनुसार नहीं चलता, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता। इसमें वंशानुगत की कोई भूमिका नहीं होती। जनता चुनेगी प्रतिनिधि, जनता निर्वाचन करेगी कार्यपालिका का, जनता चुनेगी या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की कार्यपालिका है जिसके अंदर ये एक दूसरे का एक तरह से अपने ये भी कह सकते हैं विपरीत है दोनों ही। जैसे नामात्र, नामात्र की विपरीत वास्तविक, एकल, एकल की विपरीत बहुल, ऐसे करके। ठीक है, तो 4 प्रकार की कार्यपालिका होगी जिसमें पहला नामात्र और वास्तविक, दूसरा एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका, फिर आ गया संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। नेक्स्ट इसके बाद है लास्ट चौथी वंशानुगत निर्वाचित कार्यपालिका, या तो वंशानुगत के आधार पर और या फिर निर्वाचित कार्यपालिका। ठीक है, इसके बाद कार्यपालिका के कार्य। यहां से ये सीधा प्रश्न बनेगा कि कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, कार्यपालिका कौन कौन से काम करती है। तो पहला है विदेशी संबंधों का संचालन। पहला कार्य कौन सा, विदेशी संबंध संचालन। इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो विदेशी संबंध होंगे, एक देश के दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध होते हैं कि कोई देश अपनी ज़रूरतें खुद अकेले दम पे, अपने दम पे पूरी नहीं कर सकता, तो उसको ये अपनी ज़रूरतें दूसरे देश के साथ में पूरी मिल करके पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो विदेशी संबंधों का संचालन होगा वो किसके द्वारा किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, कार्यपालिका करेगी। ठीक है, तो इससे पहले ये क्या करती है, जिस किसी देश के साथ हमने अपने संबंध बनाने हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे जापान है, तो वहाँ पर ये उन देशों के अंदर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करती है। क्या नियुक्त कर देगी, अपना एक प्रतिनिधि। कहने का मतलब एक आदमी हमारा उस देश के अंदर भेजा जाएगा प्रतिनिधि के तौर पर। ठीक है, जो हमें उस देश के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, तो कार्यपालिका इसके साथ साथ और भी कई तरह की कार्य करेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्यावरण को लेकर के सम्मेलन हो रहा है, वैश्विक सम्मेलन है, तो वो तो पर्यावरणीय मुद्दा है, तो उसके अंदर सभी देशों की आम सहमति होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का किसी एक देश पर प्रभाव नहीं है, ये तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, देश हैं, उन सभी पर बराबर इसका प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा सम्मेलन हो रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, तो अगर वो करना है तो उसमें किसकी भूमिका रहेगी, कार्यपालिका की भूमिका रहेगी। तो इस प्रकार से जो विदेशी संबंध है उनका संचालन किया जाता है। इसमें हम ये भी पढ़ सकते हैं कि किसी देश के साथ कोई भी संधि करनी है, किसी देश के साथ संधि करनी है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमने सिंधु जल समझौता किया, या उनके साथ शिमला समझौता हुआ था हमारा। तो इस प्रकार जो भी संधि और समझौते हो रहे हैं तो ये किसके द्वारा किए गए थे, ये कार्यपालिका के द्वारा ही किए गए थे। वहाँ पर हमने देखा था कि इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता, फिर एक अपने ताशकंद समझौता भी पढ़ा था। तो इस प्रकार से ये जो संधियां और समझौते हैं ये कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं, और इस प्रकार से विदेशी संबंधों का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो पहला बिंदु हो गया विदेशी संबंधों का संचालन। नेक्स्ट इसके बाद है प्रशासन संबंधी कार्य करना। प्रशासन संबंधी, प्रशासन में जो भी कार्य हैं उनको करने के लिए आपको क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए। प्रशासन संबंधी कार्य करने के लिए आपको कर्मचारी चाहिए। जैसे एक स्कूल में, अगर आपने एक स्कूल चलाना है तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक चाहिए, तो वो अध्यापक जो पढ़ाने का काम करेंगे। वैसे ही अगर आपने प्रशासनिक काम करने हैं तो उन प्रशासनिक कामों को करने के लिए आपको क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए। तो कार्यपालिका सबसे पहले ये काम करती है कि वो इन कर्मचारियों की नियुक्ति करती है और फिर इनको एक निर्देश देती है कि आपने क्या क्या काम करने हैं, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ साथ वो पूरे देश के अंदर
शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम भी करती है। कर्मचारियों की नियुक्ति, उनको निर्देश देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसके साथ साथ कुछ अन्य कार्य जैसे शिक्षा से संबंधित कोई काम करना है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई काम करना है, तो ये सारे कार्य चाहे यातायात संबंधी हो, परिवहन संबंधी हो, पर्यावरण संबंधी कोई काम हो, तो ये सारे कार्य जो है किसके द्वारा किए जाते हैं? कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये हो गया प्रशासन संबंधी कार्य। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा है सैन्य कार्य। जैसा हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जो 3 प्रकार की सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो प्रधान सेनापति है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ऐसे में ये राष्ट्रपति का कार्यपालिका का अंग है। तो ऐसे में ये कार्यपालिका की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है सैन्य कार्य के रूप में। जब कोई विदेशी आक्रमण हम पे होगा तो विदेशी हमलों से सुरक्षा करना सैन्य कार्य है। और अब यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? कार्यपालिका की। कार्यपालिका ही निर्णय लेगा कि अब हमें क्या करना है। तो इस प्रकार से जो सैन्य कार्य हैं वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं? कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था पिछले कुछ टॉपिक के अंदर कि विधि निर्माण संबंधी जो कार्य है वो जैसे एक सदन ने बिल पारित किया तो अब किसके पास जाएगा? दूसरे सदन के पास जाएगा। दूसरा सदन यदि इसको पारित कर देता है तो ये हस्ताक्षर के लिए किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो व्यवस्थापिका है दोनों सदन, तो अब ये कानून को पारित करने के लिए किसके पास भेज रहे हैं? कार्यपालिका के पास। और असल में कानून को पारित करना किसका काम है? कार्यपालिका का ही काम है। तो इस प्रकार से विधि निर्माण का भी कार्य कर रही है। व्यवस्थापिका की अगर कोई मान लो बैठक है, ठीक है, उसका अधिवेशन है वो बुलाना है, या उस अधिवेशन को स्थगित करना है, बैठक को स्थगित करना है, तो ये तक कार्य भी कौन कर रही है? कार्यपालिका ही कर रही है। और लोकसभा को भंग करना ये भी किसका काम है? कार्यपालिका का ही। तो यहाँ पर यदि इसको भंग करना है, दोबारा चुनाव करवाने हैं, तो ये इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रकार से विधि निर्माण संबंधी कार्य कौन कर रहा है? कार्यपालिका। फिर इसके बाद है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य, अब ये पैसे संबंधी हो गया, वित्त मतलब धन से। अब इसमें क्या है कि जो बजट है वो व्यवस्थापिका ही पारित करती है वैसे तो, ठीक है, इसका काम है व्यवस्थापिका का बजट पारित करना। परंतु इस बजट का जो प्रारूप तैयार किया जाता है ना, ये प्रारूप तैयार करना, ठीक है, उसका डिजाइन तैयार करना, मसौदा तैयार करना उसका, तो ये कौन तैयार करता है? कार्यपालिका ही तैयार करती है। तो यहाँ पर वित्तीय संबंधी कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं? कार्यपालिका के द्वारा ही किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद है न्याय संबंधी कार्य। हमने पढ़ा था कि न्याय संबंधी जितने भी कार्य हैं वो कर रही है न्यायपालिका, परंतु ऐसा नहीं है। कार्यपालिका की भूमिका भी न्याय संबंधी कार्यों के अंदर है। इसकी भूमिका किसमें? न्याय संबंधी कार्यों में। कैसे? मान लीजिए कि न्यायपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति को दंड या कोई फांसी की सजा या ऐसी कोई सजा दे दी गई है, मृत्यु दंड दे दिया गया है, तो कार्यपालिका क्या करेगी? उस सजा को या तो कम कर सकती है, सजा को परिवर्तित करवा सकती है। तो इस प्रकार के कार्य कौन कर रहा है? कार्यपालिका ही कर रही है। वैसे तो साधारण शब्दों में कहें तो ये काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति ही कर रहा है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है, वो सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान भी दे सकता है। तो कार्यपालिका न्याय संबंधी काम कर रही है। न्याय करना न्यायपालिका का काम है, परंतु कार्यपालिका इतनी ताकतवर बन चुकी है कि वो व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं वो भी करने लग गई, और इसके साथ साथ न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनमें भी अपनी भूमिका निभा रही है। तो न्याय संबंधी कार्य कौन कर रहा है? कार्यपालिका। नेक्स्ट इसके बाद है कानूनी कार्य। कानूनी कार्य, इस वाले बिंदु के अंदर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ के जो बिंदु आपने लिखे थे तो वो आप यहाँ पर भी कुछ एक लाइनें जो हैं न्याय संबंधी कार्यों की लाइनें जो हैं वो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। और 8वां जो पॉइंट है वो है विविध कार्य। विविध कार्य, अलग अलग प्रकार के कार्य। तो यहाँ पर कुछ देशों के अंदर जो उपाधियाँ दी जाती हैं ना, कोई भी उपाधि देनी है, ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई उपाधि देनी है, तो ये उपाधियाँ देने का काम कौन करता है? कार्यपालिका ही करती है। तो इस प्रकार से ये जो है उसके कार्यपालिका के कार्य हैं। विदेशी संबंधों का संचालन
प्रशासन संबंधी कार्य, सैन्य कार्य, विधि निर्माण संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य और न्याय संबंधी कार्य और कानूनी कार्य, और लास्ट में था विविध कार्य, यानी कि अलग अन्य कार्य भी लिख सकते हैं आप, अन्य कार्य, लास्ट 8वां पॉइंट। क्योंकि आपके 8 पॉइंट बनाने का मतलब है कि यदि ये कार्यपालिका के कार्य, ऐसा प्रश्न यदि सेक्शन बी के अंदर आता है, तो यदि आपके 8 पॉइंट लिखे हैं तो संभावना है कि वो यहाँ पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, शुरू से हम ये सभी जो बिंदु हमने लिखे थे इनका रिवाइज कर लेते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था कि व्यवस्थापिका है उसका पतन हो रहा है। कैसे पता चला? लॉर्ड ब्राइस ने एक किताब लिखी थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसके अंदर व्यवस्थापिका के पतन की चर्चा की थी और इसमें पतन के कारण बताए थे, जिसमें अलग अलग कारण बताए। पहला कारण था कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हो रही है जिसके साथ पतन हो रहा है व्यवस्थापिका का। जनसंचार के साधन उनका विकास हो रहा है, इसके कारण पतन हो रहा है। सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण हो रहा, इसलिए व्यवस्थापिका के कार्यों का पतन हो रहा है। बड़े अनुशासित दल हैं उनका विकास हो रहा है इसीलिए, और व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता वाले व्यक्ति आ रहे हैं इसलिए भी पतन हो रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद जो व्यवस्थापिका थी उसके ऊपर मंत्रिमंडल का प्रभाव है, विशेषज्ञों और परिषद जो समितियों का विकास हो रहा है, एक्सपर्ट की राय ली जा रही है, व्यवस्थापिका के सदस्यों की भूमिका कम है, तो व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं उनके अंदर कमी आ रही है, पतन हो रहा है। फिर है विदेशी संबंध जो है उनकी प्रधानता। फिर लास्ट कार्यपालिका, कार्यपालिका प्रकार पढ़े थे, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका, और इसके बाद था संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। फिर था वंशानुगत कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका, और अंत में हमने पढ़ा था कार्यपालिका के कार्य कौन कौन से कार्य हैं। विदेशी संबंधों का संचालन करना, प्रशासन संबंधी कार्य करना, सैन्य कार्य, विधि निर्माण संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य थे, न्याय संबंधी कार्य था, कानूनी कार्य है, और इसके साथ अंतिम पॉइंट आप बना सकते हो अन्य कार्य, जिसमें उपाधियां देने का काम है या पेंशन देने का काम है, कुछ सेवाएं देने का काम है, या जन कल्याणकारी जो कार्य हैं उनको करने का काम है। तो ये अन्य कार्यों में आप लिख सकते हैं, 8 पॉइंट आपके बन जाएंगे। उम्मीद है इसके यहाँ पर आप ये देखिए कि ये 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे से याद कीजिए इनको, रिवाइज भी कर सकते हैं आप इनका जो सामने आपके बिंदु लिखे हैं। वर्णन अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के ये जो पॉइंट हैं इन्हीं पॉइंट को आप नोट करके और परीक्षा में अच्छे अंक आप बना सकते हैं। पॉइंट बहुत जरूरी हैं, पॉइंट बनाएंगे तभी आपके अंक जो हैं वो अच्छे आएंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है आपके बेहतर समझ आया होगा। आप टिप्पणी भी दे सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आप जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और बाद के जो टॉपिक हैं जैसे न्यायपालिका है, शक्ति पृथक्करण है, सुशासन है, ये टॉपिक हमारे रह रहे हैं इस यूनिट के अंदर, वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।